हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में टॉपिक हमारा लॉजिक एंड डिसीजन। राइट, कि हम डिसीजन बनाते कैसे हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा डिसीजन मेकिंग पे। आज हम टाइप्स ऑफ लॉजिक एंड डिसीजन की बात करेंगे। तो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन। हम किसी भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ को कैसे रीजनिंग करते हैं उसी को बोलते हैं हम लॉजिक। सो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रिकॉग्निजिंग, ठीक है, रीजनिंग एंड argumentation. It is a fundamental branch of philosophy and mathematics concerned with the principles of valid reasoning and inference. ये जो ब्रांच है ये फिलॉसफी में बहुत फेमस है, उसी से निकला है और मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है विद द प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग एंड इन्फेरेंस। नेचर की बात करें या हम टाइप्स की बात करें, नेचर की बात करें तो इसका एक फॉर्मल काइंड ऑफ सिस्टम होता है। मतलब लॉजिक ऑपरेट्स within a formal system where the propositions statement are evaluated based on the rules of validity। इसका मतलब जो लॉजिक ऑपरेट होता है ना इन द फॉर्मल सिस्टम, वो किसके ऊपर होता है? ऑन द बेस्ड ऑफ वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल, these rules determine whether the conclusion drawn from the premises are necessarily true if the premises is true। क्या मतलब है इस लाइन का? हमारे जो प्रीमाइसेस से जो भी कंक्लूजन निकला है ना वो सही है, वो ट्रू है। अगर हमारा प्रीमाइसेस भी ट्रू है, इसका मतलब अगर हमारा प्रीमाइसेस ट्रू है उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी ट्रू होगा। ये हमारा फॉर्मल सिस्टम कहलाता है। वैलिडिटी और साउंडनेस की बात करें, सो इन लॉजिकल रीजनिंग वैलिडिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी दैट इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था फॉर्मल सिस्टम में कि हाँ भाई कॉन्क्लूजन जहाँ से निकलता है वो ट्रू होगा अगर उसका प्रीमाइसिस भी ट्रू है। यहाँ पे वैलिडिटी का क्या मतलब है कि वैलिडिटी टू द प्रॉपर्टी दैट इफ प्रीमाइसिस अगर ट्रू है तो कॉन्क्लूजन तो ट्रू होना ही चाहिए। एंड साउंडनेस फर्दर रिक्वायर्ड दैट द प्रीमाइसेस देमसेल्व्स आर ट्रू। इसका मतलब एक वैलिड आर्गुमेंट जो होता है उसका प्रीमाइसेस ट्रू होता है। अ वैलिड आर्गुमेंट विथ ट्रू प्रीमाइसेस इज साउंड। क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर हम कहते हैं ना ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो सी ए इज इक्वल टू सी ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझे? देखिए, ए इज इक्वल टू बी, राइट, बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए और सी भी बराबर हुए, तो वही यहाँ ये समझा रहे हैं that in logical reasoning validity refers to the property that if the premises are true the conclusion must be true and the soundness further requires that the premises themselves are true। a valid argument with the true premises is sound। टाइप्स ऑफ लॉजिक की बात करें तो है डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव नॉलेज। पहले हम देखते हैं डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है। डिडक्टिव, हम किसी चीज़ को हटा रहे हैं, किसी चीज़ को छांट रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर a very specific kind of thing or information, so it concerned with the reasoning from general principle to the specific, जैसे फॉर्मल लॉजिक होता है। इट एम्स टू गारंटी द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन गिवन ट्रू प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, आई नो आप कंक्लूजन्स एंड प्रीमाइसेस में कंफ्यूज कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा रोबोट है, अगर हम उसको डिडक्टिव नॉलेज लॉजिक अगर कोई पर्सन उसमें लगा रहा होगा तो वो एक एक पार्ट खोल के देखेगा। वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से नहीं दिखेगा कि हाँ ये बाहर से ओवरऑल अपेरेंटली दिस इज एन रोबोट। डिडक्टिव लॉजिक जो लगाएगा वो उन चीज़ को तोड़ेगा, पार्ट्स देखेगा, पार्ट बाय टाइप पार्ट, और एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ चीज़ को ढूंढेगा कि वही इसका प्रोसेसर कहाँ है, या इसका अगर वो एक बैटरी वाली जगह खोज रहा है तो वो रोबोट को ना देख के उसके अंदर वो पार्ट्स देखेगा जहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। राइट, सो इट कंसर्न with reasoning from general principles to specific strengths। It aims the guaranteed truth of the conclusion given true premises। वहीं इंडक्टिव में ये उल्टा हो जाएगा। इट डील्स विद द रीजनिंग फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू अ जनरल प्रिंसिपल दैट इज एनी साइंटिफिक रीजनिंग। कंक्लूजन आर लाइकली ट्रू बट नॉट गारंटेड। कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल सिस्टम, देखिए, सिंटैक्स या सिमेंटिक्स या प्रैग्मेटिक्स है। ये मैं आपको पहले भी साइकोलिंग्विस्टिक एंड हायरार्की ऑफ लैंग्वेज में समझा चुकी हूँ मैं। सिंटैक्स मतलब फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स।
सिमेंटिक द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट विद इन अ लॉजिकल सिस्टम। प्रैग्मेटिक्स कि भाई इन जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम रियल वर्ल्ड सेटिंग में उन लॉजिक्स को रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। एप्लीकेशंस देखिए तो फिलोसफी में इसका काफ़ी यूज़ है, मैथमेटिक्स में यूज़ है, कंप्यूटर साइंस में यूज़ है, लिंग्विस्टिक में। कैसे फिलोसफी में ना ये डिबेट के बहुत यूज़ आता है अबाउट नॉलेज ट्रूथ एंड एग्जिस्टेंस जैसे टॉपिक पे। ये डिबेट्स में काफ़ी इसका सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट रोल है। मैथमेटिक्स में ये प्रूफ का एक फाउंडेशन लेट करता है, ठीक है, रीजनिंग समझाता है, करवाता है। कंप्यूटर साइंस में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, बढ़ क्या रहे हैं, हम बढ़ ही चुके हैं। एआई आजकल बहुत फेमस है और काफ़ी यूज़फुल है। So it forms the basis of algorithms, programming and artificial intelligence। तो लॉजिक यहाँ भी यूज आता है, और कहाँ लॉजिक यूज आता है? लिंग्विस्टिक्स में। भाई लैंग्वेज में हम जो बोल रहे हैं अगर उसमें लॉजिक नहीं होगा तो उसमें कुछ मीनिंग ही नहीं होगा ना। सो इट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड रीजनिंग इन डिस्कोर्स, राइट। अब है इनफॉर्मल लॉजिक। इट्स डील्स विद द एवरीडे रीजनिंग and argumentation, focusing on how people argue in a natural world setting, that is errands and reasoning. It includes critical thinking skills and analysis of fallacies। क्या मतलब है? इनफॉर्मल लॉजिक ना हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली लाइफ में भी थोड़ा सा भी लॉजिक नहीं लगाएंगे ना इनफॉर्मली भी, तो हम लाइफ का क्या जो भी कर रहे हैं उसका कुछ मीनिंग निकलेगा ही नहीं। फिर तो हम नॉनसेंस की तरह कुछ भी चीज़ें करते हैं, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी अपने घर में करेंगे। तो कुछ चीज़ करने के पीछे या कुछ बोलने के पीछे एक लॉजिक होना ज़रूरी है। तो इट्स डील्स विद द एवरीडे रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन, फोकसिंग ऑन हाउ पीपल आर्ग्यू इन अ नेचुरल लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट की बात करें ना तो ये बहुत पुराना टॉपिक है जो कि एरिस्टोटल से चलता आता है। एरिस्टोटल्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग टू द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक, मॉडल लॉजिक एंड नॉन क्लासिकल लॉजिक। आई होप आपको इसे समझ में आ रहा हो। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा फजी लॉजिक। अब हम आगे चल के इसका अलग अलग जितना भी मैंने बोला कि भाई ये स्टार्ट हुआ था लॉजिक टॉपिक, ये जो सब्जेक्ट आया है। सो ये लॉजिक टर्म स्टार्ट हुआ था एरिस्टोटल के समय से, लेकिन आज प्रेजेंट की बात करें तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम सिम्बॉलिक लॉजिक की बात करते हैं, हम मॉडल लॉजिक की बात करते हैं, हम नॉन क्लासिकल लॉजिक की बात करते हैं, राइट। इसको आप एक बार देख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट दो टाइप्स के बताए मैंने, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव एंड नॉन डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब उसमें भी वैलिड और इनवैलिड आता है। अगर वैलिड है तो साउंड अनसाउंड दोनों होगा, वैलिड है तो अनसाउंड ओनली। नॉन डिडक्टिव स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग में कंजेंट, नॉन अनकंजेंट, एंड वीक में अनकंजेंट होता है ओनली। अब हम एक बार सारे नॉलेजेस को, मतलब सारे जितने भी डिडक्टिव लॉजिक्स हैं, इंडक्टिव है, मॉडल है, ये सारे लॉजिक के टाइप्स पढ़ लेते हैं विथ एग्जांपल्स। सो व्हाट इज डिडक्टिव लॉजिक? डिडक्टिव लॉजिक रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स फ्रॉम अ जनरलाइज प्रिंसिपल। मतलब हम जनरलाइज किसी प्रिंसिपल से एक स्पेसिफिक चीज़ पे जाते हैं जो हमको चाहिए। जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें तो फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? सोक्रेट्स इज अ ह्यूमन। इसका मतलब सोक्रेट्स इज मोर्टल। अगर हर इंसान कभी ना कभी मर सकता है और सोक्रेट भी एक इंसान है, इसका मतलब सोक्रेट भी कभी मर सकता है, वो अमर नहीं है, वो इमोर्टल नहीं है। इसका मतलब सोक्रेट इज मोर्टल। आई होप आपको एग्जाम्पल से अब बहुत क्लियर हो रहा होगा। सो इट ऑपरेट्स ऑन द आइडिया दैट इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू, रीजनिंग अगर वैलिड है तो कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा। इंडक्टिव लॉजिक की बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग जनरल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक। देखिए यहाँ पे क्या था, डिडक्टिव में हम स्पेसिफिक की खोज में थे और यहाँ पे हम एक जनरलाइज की खोज में है। It is probabilistic rather than absolute, where an conclusion is likely but not guaranteed to be true। पहले वाले में क्या बताया था कि अगर प्रीमाइसिस ट्रू है और रीजनिंग वैलिड है तो कंक्लूजन ट्रू ही होगा। यहाँ पे बता रहे ट्रू होने की चांसेस नहीं है।
For example, observing many intentions of swans being white might lead to the inductive conclusions that all swans are white. जैसे हमने एक को देखा, ठीक है, कि ये डॉग वाइट है, मतलब सारे डॉग वाइट ही होते होंगे। ये स्वान वाइट कलर की है, तो इसका मतलब सारे स्वान, ऑल स्वाइन्स आर वाइट ही होते होंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो समझ में तो आ रहा है, कंक्लूजन इज लाइकली टू बी हेयर, बट गारंटेड नहीं है। जरूरी थोड़ी कि सारे डॉग्स या सारे कैट्स जिसके बारे में भी आप स्पेसिफिक एक लॉजिक लगा रहे हैं वो आपका सही हो सारे एनिमल्स के लिए। अब ये जो लॉजिक है, रीजनिंग है, ये क्या इन्वॉल्व करती है? फॉर्मिंग हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस एंड एविडेंस। ये हाइपोथेसिस बनाती है ताकि ये अपना ऑब्जर्वेशन या जो भी इसको सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले, उसको एक्सप्लेन कर सके। तो इसको हम एक ना, एब्डक्टिव लॉजिक को हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक रीजनिंग भी बोल सकते हैं, वेयर वन कैन इन्फर द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द सेट ऑफ द ऑब्जर्व फैक्ट। For example, a detective might use this reasoning to hypothesize how a crime was committed based on available evidence. तो जैसे एक डिटेक्टिव है, उसको कोई केस सॉल्व करना है या उसको कुछ गुत्थी सुलझानी है कि ये क्राइम इसी ने किया है, लेकिन कैसे किया है, इसको करने के लिए हमें एक साइंटिफिक रीजनिंग, एक एब्डक्टिव नॉलेज और लॉजिक हम अपनाएंगे। सो डिटेक्टिव इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्डक्टिव लॉजिक। अब हमारा लॉजिक आता है मॉडल। मॉडल लॉजिक deals with the concept of necessity and possibility. It extends classic logic to includes operators such as necessarily and possibly, जिनमें ये आता है ना necessarily true, और ये तो possibly ये होना ही है या necessarily ये करना ही है। ये जहाँ आते हैं, इसी चीज़ों को बोलते हैं, इन्हीं टर्म्स को जहाँ भी आते हैं, इस सेंटेंसेस को बोलते हैं, इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं हम। यहाँ पे क्या लग रहा है? मॉडल लॉजिक लग रहा है। This type of logic is used to reason about what is necessarily true, जो सही होना चाहिए ही चाहिए, what is impossible under different conditions. फिफ्थ वन है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिक, जो कि प्रोबेबिलिटी पे वर्क करता है, जिसमें हम बायसन रीजनिंग की बहुत बात करते हैं, सुनते हैं। सो दिस टाइप ऑफ लॉजिक डील्स विथ रीजनिंग अंडर uncertainty. It involves calculating probabilities and making decisions based on these probabilities. कि भाई हम कैलकुलेट करते हैं कि इस चीज़ के होने के कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, और उसी बेस पे हम हमारा डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। It's crucial in cognitive psychology for understanding how people make judgments and decision when faced with uncertain information. देखिए, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम आप सोच रहे होंगे कि हम मैथमेटिक्स और फिलोसफी का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान के पीछे समझना कि वो इस सिचुएशन में क्या एक्ट कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे बिहेव करेगा इन अनसर्टेन और इन अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फजी लॉजिक क्या होता है? विथ अ वेग और इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दैट अनलाइक क्लासिक लॉजिक which deals with true or false values, fuzzy logic deals with the degree of truth. It is used in cognitive psychology to model human reasoning and decision making processes that are not true strictly, ठीक है, not strictly binary, but it involves shades of uncertainty. ऐसा लॉजिक जिसके पीछे ना प्रॉपर लॉजिक ना हो, ठीक है, यही मेन इसका कोर है, दैट ह्यूमन रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी बट इन्वॉल्व्स शेड्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इसलिए इस रीजनिंग को हम वेग रीजनिंग भी कहते हैं, एंड इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इसमें होता है, तो इम्प्रिसाइज लॉजिक भी इसे कह सकते हैं। ओके, अब हमारा नॉन मोनोटोनिक लॉजिक ये क्या होता है कि जो कंक्लूजन्स होते हैं स्टार्टिंग में वो रिवाइज्ड किए जाते हैं और अपडेटेड इन अ लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। हमने, ठीक है, ये जैसे हमारा ना इंडक्टिव में हमने पढ़ा कि हमने एक डॉग को वाइट देखा तो हमें लगा हर डॉग का कलर वाइट ही होता है,
लेकिन जैसे ही एक ब्लैक कलर का डॉग आया, हमने खुद को अपडेट किया, फिर हमें क्या पता चला, अच्छा ब्लैक और वाइट दोनों तरीके के डॉग होते हैं। So it is that type. So non-monotonic reasoning deals with the situations where conclusion drawn initially may need to be revised or updated in light of new information. It is particularly relevant in cognitive psychology for understanding how people update their behaves and revise their reasoning based on new evidences or changing circumstances. पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक, ये क्या होता है? दिस लॉजिक डील्स विद द रीजनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस यानी कि हम जो रीजनिंग कर रहे हैं ना, वो हम किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ चीज़ है जो हमको गलत ठहराना चाह रही है, अलाउइंग फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शनरी स्टेटमेंट विदाउट ड्राइविंग ट्रिवियल कंक्लूजन. पैरा कंसिस्टेंट लॉजिक is relevant for understanding how people manage conflicting information and maintain coherent belief for reasoning in the face of contradictory evidence and ideas. इसका मतलब एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति से हम पूछते हैं, अगर हम एक पर्सन से पूछते हैं, फॉर एग्जांपल हमको एग्जांपल लेते हैं, हाँ, एक पर्सन के बारे में आपको पूछते हैं कि आपका रिलीजन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके पीछे जितने भी ये रिचुअल्स होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आप इसके पीछे का रीजनिंग एंड लॉजिक बताइए. तो वो पर्सन लॉजिक लगा रहा है इस चीज़ के पीछे, सोचने के पीछे, डिबेट करने के पीछे, इस टॉपिक के पीछे, इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के पीछे, रिलीजन के पीछे, वो अपना लॉजिक लगा रहा है. साथ ही साथ उसे पता है कि ये टॉपिक कितना कंट्रोवर्शियल है, और कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आएंगी लाइफ में. सो ये रीजनिंग कल्टीवेट करना एक इंसान के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत ही ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट का एक माहौल फैलाती है हमारी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्टेड इंफॉर्मेशन. सो दिस लॉजिक इज़ रेलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एक इंडिविजुअल कैसे मैनेज करता है एक कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन को, और कैसे अपने बिलीफ को मेंटेन करने का ट्राई करता है. ठीक है, आपने ये लॉजिक हो सकता है डिबेट में कहीं देखा हो, अगर आपको एग्जाम्पल सुन के अगर आप इमेजिनेशन कर पाते हैं, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है, तो आप समझ पा रहे होंगे. आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा, और आई थिंक मुझे सेकंड पार्ट बनाना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इसके नेचर के बारे में जानेंगे, एंड देन उसके भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में. प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.